आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होगी। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो आज का जो हमारा सेशन होगा करंट अफेयर्स का, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो थंबनेल के माध्यम से। आज हमारा जो एडिशन होगा 24 नंबर का एडिशन होगा। इससे पहले हम लोग 23 एडिशन के बारे में बातचीत कर चुके हैं और जो रिसेंटली अभी एक तरह से अपडेट हुए थे क्वेश्चन, उसके बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे कुछ समय तक। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिसेंटली हाल ही में घोषणा के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल और छात्रावास का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखा जाएगा। देखिए अनाउंस किया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो हमारे देश के अंदर एक क्रांतिकारी के नाम पर रखा जाएगा। तो आपने कमेंट करना है कि वो कौन हमारे देश के महान क्रांतिकारी जिनके नाम पर अभी रिसेंटली केंद्र सरकार के अनाउंसमेंट के माध्यम से इन हॉस्टल का नाम है वो एक क्रांतिकारी के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे और इस सारे के सारे हमारे देश के किसी न किसी माध्यम से इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अल्लूरी सीता राजू, आजकल करंट में भी था ये अल्लूरी सीता राजू भी, धौंधो केशव कर्वे और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है कि रिसेंटली जो केंद्र सरकार का एक क्या नाम है अनाउंसमेंट है, उसके तहत किसके नाम पर ये छात्रावास का नाम रखा जाएगा। यानी अब उनका नाम जो भी अलग अलग लोकेशन के नाम पर रखे जाते थे या किसी अन्य इंसान के नाम पर रखे जाते थे, अब ऑल ओवर एक इंसान के नाम पर नाम रखे जाएगा छात्रावास का। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, बिल्कुल जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस। आप लोग जानते होंगे हमारे देश के अंदर एक महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, काफी नारे भी दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, दिल्ली चलो वगैरह वगैरह। तो काफी ऐसे नारे भी दिए थे जो कि आप लोग को इतिहास के एंगल से आप लोग इन चीजों को समझ पाते हो। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर आएगा ना वो आएगा, आप लोग देख पा रहे होगे, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी हमारे देश के महान क्रांतिकारी। देखो सुभाष चंद्र बोस को है ना भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका था, आपने शायद सुना होगा। अब देखो क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग समझ पा रहे हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं बात करना चाहूं ना तो सन 1992 का समय था, 1992, हमारे देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न यानी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है उनसे भी सम्मानित किया गया था। बट देश के अंदर एक याचिका के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस का वापिस ले लिया गया था। वैसे 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया जा चुका था, बट एक याचिका के माध्यम से याचिका में बोला गया कि आज तक सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ है यानी कि जो शहादत का पॉइंट है वो आज भी एक मिस्ट्री यानी कि रहस्य बना हुआ है। सो सुभाष चंद्र बोस का डेथ का कोई एक तरह से प्रमाण नहीं है दुनिया में, तो आप इनको मरणोपरांत भारत रत्न कैसे दे सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका लगी तो 1992 में ये याचिका को स्वीकार किया गया और 1992 में सुभाष चंद्र बोस के भारत रत्न को वापस ले लिया गया था। तो काफी क्वेश्चन एक पूरा टॉपिक होता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, करंट में अपडेट है सुभाष चंद्र बोस जी का नाम, तो इसका सही आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस जी। अब देखो एक आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम स्टैटिक जीके आप लोग देख पा रहे होगे, काफी क्वेश्चन स्टैटिक जीके का आजकल बन पा रहे हैं। तो एक इसमें ऑप्शन देख पा रहे हो आप लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे देश के अंदर आजाद भारत में कांग्रेस के एक लीडर हुआ करते थे, लेकिन जो देश का पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के अंदर पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जो पहला मंत्रिमंडल था हमारा आजाद भारत का 1947 में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ना, ये हमारे देश के फर्स्ट उद्योग मंत्री बनाए गए थे। भारत के फर्स्ट उद्योग मंत्री की अगर बात करें ना, भारत में फर्स्ट उद्योग मंत्री की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इन्होंने आजादी के कुछ साल बाद यानी कि सन 1951 के अंदर इन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया था और ये कांग्रेस पार्टी से रिजाइन देकर इन्होंने एक नई पार्टी हमारे देश के अंदर बनाई गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। जैसे कि कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पुट भी हो चुकी है, 21 अक्टूबर 1951 का समय था, ये कांग्रेस को छोड़कर एक नई पार्टी हमारे देश के अंदर बनाते हैं और जो पार्टी इन्होंने बनाई ना उसका नाम था भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनसंघ, वर्तमान में भारतीय जनसंघ का जो रूप है वो आप हिंदुस्तान में वर्ल्ड में देखते हो भारतीय जनता पार्टी के नाम से, यानी कि जो भारतीय जनसंघ है ना वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के ही द्वारा बनाया गया था। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका नाम बदलते बदलते जनता पार्टी हुआ और उसके बाद 1980 में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो चुका था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी काफी क्वेश्चन एक तरह से हैं। अभी हाल ही में करंट में आपने देखा होगा, एक हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान की सबसे लंबी सड़क सुरंग की अगर बात करें ना तो शायद आपने कभी सुना होगा, चेनानी नासरी नाम की जो सुरंग है, हमारे देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है ना, उसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, चेनानी नासरी
ठीक है, ये हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल है, यानी कि सबसे लंबी सुरंग है, सड़क सुरंग है। तो देश के अंदर जो चेनानी नासिरी सुरंग है ना, इसका नाम भी कुछ समय पहले चेंज कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। काफी चेंजमेंट के नाम का सिलसिला वर्तमान में चल रहा है। तो चेनानी नासिरी सुरंग का हाल ही में नाम चेंज किया गया है, तो इसको भी आप लोग अपडेट करना। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उन्हीं के नाम पर है। और ये चेनानी नासिरी सुरंग है ना, हिंदुस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम इसके टोटल लेंथ की बात करें तो 9.28 यानी कि 9.28 किलोमीटर इसकी वर्तमान में टोटल लेंथ है। ये हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल है, इन्हीं के नाम पर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, NH 44 पर, ठीक है। एक अल्लूरी सीताराजू भी ऑप्शन में है, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो अल्लूरी सीताराजू है ना, अभी आपने देखा होगा RRR नाम की जो मूवी आई थी, RRR, शायद सभी आप लोग वाकिफ हो गए। तो जो RRR नामक मूवी है ना, ये हमारे देश के अंदर एक महान क्रांतिकारी जी के ऊपर आधारित है। और जो RRR मूवी है ना, उसमें जो आप लोग दो रोल देख रहे हो मेन रोल में, तो अल्लूरी सीताराजू ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और देश के एक महान क्रांतिकारी, महान एक तरह से देश के ये क्रांतिवीर राजनेता, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले अल्लूरी सीताराजू, और RRR मूवी जो अभी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था और चर्चित भी थी, तो ये इन्हीं के नाम पर है, RRR, ठीक है। एक कोमा, जैसे आपने देखा होगा, एक कोमा राम भीम, अगर आपने इतिहास में पढ़ा हो तो कोमा राम भीम नाम का बंदा, जो RRR मूवी में जो दो दोस्त की कहानी बताई गई है आधुनिक भारत के ऊपर, ठीक है। तो कोमा राम भीम और अल्लूरी सीताराजू, इन दोनों पर आधारित है RRR, जो अभी ऑस्कर के अंदर भी अभी शामिल हुई थी। और इसका जो नाटू नाटू सॉन्ग है, 2023 में इस सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी दिया गया है, जो अभी काफी ऑस्कर भी करंट में है। तो ये सारे के सारे लिंक बने हुए हैं, इनको स्टैटिक पॉइंट के अकॉर्डिंग, मिसलेनियस के अकॉर्डिंग अगर आप याद करना चाहो तो। एक इसके अंदर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, धोंदो केशव कर्वे, ठीक है। तो ये धोंदो केशव कर्वे है ना, ये हमारे देश में लेडी एजुकेशन यानी कि स्त्री शिक्षा का जनक अगर भारत में किसी को कहा जाता है, भारत में स्त्री शिक्षा का जनक है ना, वो धोंदो केशव कर्वे भाई साहब को कहा जाता है। हिंदुस्तान में लेडीज के लिए पहली यूनिवर्सिटी सन 1916 के अंदर इन्होंने भारत के अंदर पहली यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी महिलाओं के लिए। भारत के अंदर पहला महिला विश्वविद्यालय वो धोंदो केशव कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया था, 1916 के अंदर स्थापित किया गया था मुंबई के अंदर, ठीक है। तो ये भारत की पहली यूनिवर्सिटी, महिलाओं का पहला विश्वविद्यालय बनाने वाले धोंदो केशव कर्वे है। और ये हमारे देश में महिलाओं के उत्थान के लिए, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित भी इन्होंने एक तरह से काम किए थे, है ना। और धोंदो केशव कर्वे कुल मिलाकर एक तरह से लेडी वेलफेयर या स्त्री एजुकेशन या स्त्री के विकास के लिए इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया था। भारत रत्न है, वैसे ही इनको भारत रत्न भी दिया गया 1958 के अंदर, सन 1958 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने माध्यम बनाया था कि रिसेंटली जो हमारे हॉस्टल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सरकारी हॉस्टल जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो उन्हीं सभी छात्रावास का नाम है वो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा जाएगा। ये सारे एक तरह से ऐतिहासिक एंगल से भी हम इन चीजों को पढ़ते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस तो हम इंडिया में इनको बोलते हैं, इनका नाम रियल सुभाष चंद्र बोस है, लेकिन जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये पहुंचे थे ना जर्मनी में, तो ध्यान रहे जर्मनी में इनका नाम सुभाष चंद्र बोस नहीं था। और ये काफी क्वेश्चन ये भी अपडेट हुआ स्टैटिक पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो इनका जो जर्मनी के अंदर अगर हम नाम बताए ना, तो एक इनका नाम था, ये नाम बदलकर एक तरह जर्मनी में रहते थे, इसका नाम था, यानी कि इनका नाम था ऑरलेडो मेजरेटा, ठीक है जी, ऑरलेडो मेजेरेटा। ये एक इंसान का नाम यहां पर मैं यूज कर रहा हूं। हमारे देश में महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का नाम जर्मनी में इन्हीं नाम से इनको जाना जाता था, यानी कि ये एक तरह से अपनी पहचान छुपाकर जर्मनी में रह रहे थे। तो इस टाइप का टॉपिक को इतिहास के एंगल से पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग सही आंसर सुभाष चंद्र बोस, शायद आप लोग इनको कवर कर रहे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने नोट्स भी अपडेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है। देखो ये जो मैं ये क्वेश्चन डालने का मेन मकसद ये है कि अभी हाल ही में रिसेंटली आपने एसएससी के क्वेश्चन देखे होंगे सीजीएल वगैरह के, तो उनमें 2021 का जनगणना का तो अपडेट एक तरह कुछ है नहीं फाइनल, तो 21 के जनगणना के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रिसेंटली वो 2011 की जनगणना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपके एग्जाम को भी हाल ही में हो तो जनगणना 2011 को थोड़ा सा अपडेट कर लेना, उससे अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। तो उसी क्वेश्चन को मैंने माध्यम बनाया, उसी टॉपिक को एक थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में मैं लेके आया हूं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि 2011
2011 की जो जनगणना है ना, उसके अनुसार शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात या 6, एक तरह से 0 से 6 कैटेगरी का जो सेक्स रेशियो होता है वो हमारे देश में कितना है। 2011 के अकॉर्डिंग जो भारत के अंदर शिशु लिंगानुपात है ना, 2011 के अकॉर्डिंग जो शिशु लिंगानुपात है 2011 के अकॉर्डिंग वो कितना है, वो आपने कमेंट करना है। इसका बिल्कुल सही आंसर एक तरह से क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, 928 है, 914 है ना, 1084 है या 692 692 है। यानी ये जो सेक्स रेशियो पूछा गया है ये चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, यानी कि बाल लिंगानुपात की बात की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो आपने कमेंट करना है। ऑप्शन 928 है, 914 है ना, 1084 है और भाई साहब 692 है। तो इसका बिल्कुल से आंसर क्या आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना इसमें एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये 914 यहां पर लिखा गया और कई बुक में है ना 914 भी मिलेगा, लेकिन ये इसका जो सही आंसर आएगा जनगणना 2001 अकॉर्डिंग तो 919 आएगा और इसका बिल्कुल जो सही आंसर है ना वो 919 ही आएगा। बट कई पब्लिकेशन बुकों के अंदर है ना आपको 914 लिखा मिल सकता है, लेकिन बिल्कुल जो सही आंसर आएगा वो 919 है। ये हमारे देश का बाल लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन ऑल ओवर लिंगानुपात की बात करें, ऑल ओवर सेक्स रेशो की बात करें तो वो अगर हम बात करें ना तो ऑल जो सेक्स रेशियो है वो हमारे देश के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार है ना वो 943 है, ध्यान रहे, ठीक है। इंडिया का अगर हम लिंगानुपात की बात करें ना इंडिया का, तो इंडिया का लिंगानुपात 2011 अकॉर्डिंग 943 है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्लाइड के माध्यम से आपको बता सकता हूं, आप उसको अपडेट करना। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम ये सेक्स रेशो की बात करेंगे इसके अंदर कुछ पॉइंट में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, ये तो आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें ये तो ऑल इंडिया की बात कर रही है, 943 तो पूरे हिंदुस्तान की है। बट इसमें सर्वाधिक स्टेट की बात करें, न्यूनतम स्टेट की बात करें, ठीक है, तो उसमें केरला आप लोग सभी जानते होंगे। केरल है ना, देखो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। तो हिंदुस्तान के अंदर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, अगर हम भारत की बात करें जनगणना के अकॉर्डिंग तो इन प्रेजेंट टाइम में 15वीं जनगणना के अकॉर्डिंग ये 943 है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में है ये, तो 1084 केरला में है। साक्षरता लिटरेसी रेट भी केरल में हाई है। न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा है, ठीक है, 879। लेकिन वर्तमान इन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हरियाणा काफी आगे आ चुका है इस एक तरह से कैटेगरी में। लेकिन ये 15वें नंबर की जनगणना की बात कर रहे हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित में सर्वाधिक पांडिचेरी है, यानी कि जिसका नया नाम 2006 से पुदुचेरी है ना, इसका 1037 है। और न्यूनतम की बात करें तो दमन है। लेकिन आप लोग जानते होंगे दमन, दादर नगर हवेली, ठीक है, ये दोनों वर्तमान में एक हो चुकी है 26 जनवरी 2020 से, ये भी आप लोग ध्यान रखना। बट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो उस समय अलग अलग थे, ठीक है। नहीं तो एक क्वेश्चन और अपडेट होता है एग्जाम में, 26 जनवरी, बात को समझना, 26 जनवरी सन 2020 को हमारे देश के 2 यूटी यूनियन टेरिटरी, यानी कि एक तो दमन दीव, ठीक है, और एक दादर नगर हवेली, ये दोनों कंबाइंड हो चुकी है ना। केंद्र सरकार ने दोनों को मर्ज कर दिया गया और वर्तमान में 8 यूटी इन प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के अंदर है, भौगोलिक तरीके से बात करें तो। अगर इसके अंदर हम बाल लिंग अनुपात की बात करें तो मैंने बताया तो 919 है बाल लिंग अनुपात। सर्वाधिक इसमें अरुणाचल प्रदेश स्टेट सामने आता है, न्यूनतम है हरियाणा, इसमें भी हरियाणा न्यूनतम है ना 15वीं जनगणना के अकॉर्डिंग। और यूटी के अंदर तो यूटी में सर्वाधिक अंडमान निकोबार 968। और न्यूनतम की बात करें, यूटी में सबसे कम की बात करें ना तो शायद आपने ये मेरे हिसाब से ये स्क्रीन पर आपने मेरे हिसाब से दिख पा नहीं होगा शायद, है ना। तो दिल्ली आएगा न्यूनतम में, तो दिल्ली एक तरह से न्यूनतम में आएगा और दिल्ली है ना 871 है, ठीक है। ये शायद आपने स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा, तो यहां पर आप लोग अपने नोट्स अगर बना रहे हो तो इसको दिल्ली कर देना। तो सबसे कम यूटी में है वो दिल्ली आ जाएगा और दिल्ली के अंदर 871 है। ये आप लोग थोड़ा सा अपडेट करना इसको, ये यहां पर मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है थोड़ा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस कैटेगरी से जो मैंने एक क्वेश्चन बनाए थे एक, तो इससे आप लोग इन चीजों को आराम से अपडेट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, आज के एडिशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी अपडेट है, एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है, रिपीट है, तो मैं इसी को माध्यम बना के ये क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जो भी नए नए पद पर अपॉइंट होते हैं, है ना, या तो कोई फर्स्ट कैटेगरी के अंदर फर्स्ट लेडी, फर्स्ट मैन, या मान लो कोई भी नए पद पर, बड़े पद पर कोई भी बंदा नया अपॉइंट किया जाता है, तो उसकी लिस्ट आपने अपडेट करनी जरूरी होती है। तो इसी कैटेगरी के अंदर से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, आर्मी विमानन दल में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर भारत की कौन है? तो उसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा अभिलाषा बराक, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा अभिलाषा बराक। ये सारी की सारी महिला है ना, करंट में है हाल ही में। जैसे आपने सुना होगा शिवांगी जोशी है ना, ये मैंने शायद पहले भी आपको इसके बारे में अपडेट करवाया है। ये शिवांगी जोशी है ना, ये भी आजकल करंट में शिवांगी जोशी हमारे देश के अंदर जो नेवी है यानी कि नौसेना है ना, तो नौसेना में पहली महिला पायलट, यानी कि नेवी के अंदर, और सारी करंट की है ये नौसेना में, नेवी में फर्स्ट लेडी पायलट अगर कोई है, नौसेना में पहली महिला पायलट है, नौसेना में पहली महिला पायलट अभी बनी है शिवांगी जोशी जी, ठीक है। तो ये भी इसी कैटेगरी का अकॉर्डिंग करंट में है। एक ज्योति शर्मा भी आजकल करंट में है। ज्योति शर्मा का करंट में होने का ये रीजन है कि जो इंडियन आर्मी है ना, तो इंडियन आर्मी के अंदर जज बनने वाली पहली महिला, ठीक है, इंडियन आर्मी यानी कि आईआर से संकेत कर रहा हूं मैं, ठीक है, सॉरी क्या नाम है, इंडियन आर्मी आईए से संकेत कर रहा हूं मैं। तो जो इंडियन आर्मी है ना, तो इंडियन आर्मी के अंदर पहली महिला अगर कोई जज बनी है, हिंदुस्तान के अंदर पहली महिला जज इंडियन आर्मी में, वो ज्योति शर्मा हाल ही में बनी है। एक इसके अंदर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी करंट में है, सोमा मंडल जी। तो जो सोमा मंडल जी है ना, ये भी करंट में है। आपने शायद सुना होगा हमारे देश के अंदर एक कंपनी है, ठीक है, सेल SAIL, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देश की गवर्नमेंट कंपनी है। स्टील का एक तरह से प्रोडक्शन का काम बढ़ाती है, यानी कि स्टील बनाने का काम करती है, स्टील को एक तरह से आयात निर्यात करती है मतलब। तो जो सेल है ना, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो जो सेल है ना, सेल के अंदर पहली महिला चेयरमैन अगर कोई बनी है, सेल के अंदर पहली महिला चेयरमैन, सेल के अंदर पहली महिला अगर कोई प्रमुख बनी है, तो सोमा मंडल है। ये जो कंपनी है ना, ये हमारे देश के अंदर एक महारत्न कंपनी है, और 1954 में इस कंपनी का स्थापना किया गया था। बट ध्यान रखना, ये वर्तमान में सोमा मंडल इस पद पर नहीं है, बट ये रिसेंटली कुछ समय पहले इस पद पर अपॉइंट की गई थी, बट अब इसको यहां से एक तरह से हटा दिया गया, यानी कि एक तरह से इस पद पर ही फिलहाल नहीं है। और करंट में अगर बात करें ना, तो अमरेंदु नाम के एक बंदा है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल कंपनी के वर्तमान में चेयरमैन है, अमरेंदु नाम का, अगर आप लोग इस नाम को समझ पा रहे हो तो अमरेंदु कुमार या अमरेंदु नाम का जो बंदा है, ये वर्तमान में सेल कंपनी के एक तरह से चेयरमैन है। बट सोमा मंडल इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। ज्योति शर्मा इंडियन आर्मी के अंदर पहली महिला जज है। शिवांगी जोशी नेवी में रिसेंटली पहली महिला पायलट बनी है। और अभिलाषा बराक के माध्यम से क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होगे, तो ये एक तरह से समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं, और सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आजकल एक तरह से हमारी संसद में भी चर्चा का विषय बना हुआ था नरेंद्र मोदी जी के भाषण के माध्यम से, ठीक है। रिसेंटली जो भी अभी कांग्रेस बीजेपी का वार चल रहा था एक तरह से शब्द भेदों से, तो जो हाल ही में जो चर्चित एक आइलैंड है कच्चा दीवू आइलैंड या कच्चा दीवू द्वीप, ये जो आइलैंड है ना, शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, तो ये निम्न में से कहां पर है। अब ये क्वेश्चन तो सिर्फ माध्यम बनाया जा रहा है, अब इस कच्चा दीवू आइलैंड के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ईरान, बांग्लादेश, जापान एंड श्रीलंका। कच्चा दीवू आइलैंड, और कोई भी आइलैंड है, कोई भी पोर्ट है जो भी करंट में होते हैं, उनकी लोकेशन का क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। तो कच्चा दीवू नामक जो आइलैंड है, ऑप्शन आपके सामने ईरान है, बांग्लादेश है, जापान है एंड श्रीलंका है, ठीक है। अगर आप न्यूज अपडेट करते हो, अखबार वगैरह पढ़ते हो, तो शायद इस आइलैंड के बारे में आपने सुना भी होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा ना, वो आएगा भाई साहब श्रीलंका। जी हां, श्रीलंका के अंदर है। अब जो कच्चा दीवू द्वीप है ना, ये कहां पर है, इसके लोकेशन की बात भी करेंगे। और अभी मोदी जी के भाषण के अंदर ये जो द्वीप है, ये जो आइलैंड है, ये एक तरह से उस भाषण के बाद हमारे देश में चर्चा का विषय बन गया था। तो इसके बारे में पूरा ऐतिहासिक एंगल से भी इसको थोड़ा समझेंगे, और एक तरह से भौगोलिक तरीके से भी इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे, लोकेशन इसकी कहां पर है और ये क्यों विवाद का कारण बना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा ना, वो आएगा श्रीलंका। देखो आप लोग जानते होंगे हिंदुस्तान का जो साउथ पार्ट है, अब साइड में आप लोग देखते होंगे इधर श्रीलंका, ठीक है। अब जो श्रीलंका और इंडिया के मध्य जो ये आप लोग स्पेस
देश देख रहे हो यहां पर, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक है, आप सुनोगे पाक स्टेट। पाक स्टेट एक थॉमस पाक एक अंग्रेजी हुआ करता था, जिसके नाम पर भारत और श्रीलंका के मध्य इस जल संधि का नाम है, ठीक है। तो जो कच्चा दीवू नामक आइलैंड है ना, ये यहां पर पड़ता है, ये जो आप लोग पॉइंट स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होगे, है ना, ये कच्चा दीवू नामक जो आइलैंड है ये यहां पर है। अब जो ये आइलैंड है ना, ये पहले हमारे देश का ही पार्ट हुआ करता था, हमारे देश का ही भाग हुआ करता था ये आइलैंड, ठीक है। वर्तमान में श्रीलंका के अधिकार में है, और श्रीलंका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, शायद आपने सुना होगा जाफना नामक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जाफना एक श्रीलंका में जिला है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आइलैंड पड़ता है, और ये वही जाफना है जहां पर लिट्टे नाम का आतंकवादी संगठन भी एक्टिव रहा था, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या भी करवा दी थी लिट्टे नामक एक तरह से संगठन के द्वारा, ठीक है। तो जो ये जाफना डिस्ट्रिक्ट है ना, ये जाफना जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर ये द्वीप पड़ता है। और मैं अब इसका थोड़ा सा एक ऐतिहासिक फैक्ट बताऊं ना, तो जो जाफना डिस्ट्रिक्ट में जो आइलैंड है ना कच्चा दीवू, ये पहले हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता था। बट ये जो आइलैंड है हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, तो अपने शासनकाल में सन 1974 में एग्रीमेंट के माध्यम से ये 1974 में ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया जाता है, यानी श्रीलंका को एक तरह से सौंप दिया जाता है। और इसी बात को लेकर अभी जो मणिपुर के अंदर हिंसा का मामला आपने देखा होगा, तो उस समय राहुल गांधी जी ने बयान भी दिया था संसद के अंदर कि भारत माता की हत्या कर दी गई है बीजेपी सरकार के द्वारा, मोदी जी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस समय एक तरह से मोदी ने पलटवार में कहा था कि भारत माता की हत्या तो बहुत पहले से हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दी गई है, ठीक है, ऐसा बोला गया था। ये शब्द जो है उचित शब्द थे नहीं वैसे, लेकिन जो कांग्रेस है पॉलिटिक्स के माध्यम से शब्दों का हेरफेर चल रहा था, तो वहां पर ये न्यूज करंट में चल रही थी। तो उन्होंने कहा था कि आपने इस आइलैंड को बेचा है, कई साल पहले आपने आइलैंड तक बेच दिया है, भारत तो आपने पहले से एक बेच डाला था। तो ऐसी सी बातें चल रही थी, बट हमारा वो पॉइंट है नहीं कि हम इन पॉलिटिक्स बातों पर भी बात करें। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जो रिसेंटली जो ये आइलैंड करंट में चर्चा का विषय बना हुआ है ना, ये 1974 का समय था, सन 1974 में। तो ये हमारे देश से ही श्रीलंका को दे दिया गया था और वर्तमान में श्रीलंका के अंडर में है। लेकिन इस आइलैंड पर अगर हम बात करें थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया में जाए, तो अंग्रेज लोग है ना, ये देखो तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था, और तमिलनाडु पहले अंग्रेजी शासन काल में तमिलनाडु नाम का कोई राज्य नहीं था, एक मद्रास नाम की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास नाम का एक प्रांत हुआ करता था। तो जब अंग्रेजों ने मद्रास पर अधिकार किया ना, जब मद्रास पर अंग्रेजों ने अधिकार किया, तो 1921 ईस्वी का समय था, और 1921 में है ना ये जो आइलैंड है ये ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है, जो भारत में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। 1921 में ये आइलैंड अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है, और अंग्रेजों के अंडर में आने के बाद है ना यही जो आइलैंड है, ठीक है, 1974 ईस्वी के अंदर, आजादी की बात तो भारत के पास ही था, बट 1974 के बाद ये इंदिरा गांधी श्रीलंका को एक तरह से दे डालती है ना, और आज श्रीलंका इस पर अधिकार जमाता है। विवाद का कारण इसलिए छिड़ जाता है क्योंकि अगर हम फिश की बात करें या मछली पालन की बात करें, हमारे देश में मछली उत्पादन में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में इन प्रेजेंट टाइम के डाटा का अकॉर्डिंग बात करें तो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर चाइना है। तो भारत के जो मछुआरे एक तरह से दक्षिण में जब ये नाविक क्या नाम है मछुआरे पहुंचते हैं, तो ये जो द्वीप है ना ये एक काम आता था, इन मछुआरों के उपयोग होता था, यानी कि यहां पर अपना ये नेट वेट सुखा देते थे, जाल वाल सुखा देते थे, यहां पर अपना एक तरह से मच्छी वच्छी यहां पर रख देते थे। बट आज ये श्रीलंका के अंडर में है, तो श्रीलंका वहां पर इंडियन मछुआरों को एक तरह से भटकने नहीं देता है। और यहां तक भी हुआ है कि इंडियन मछुआरों को जैसे ही उस द्वीप के आसपास इंडियन मछुआरे ये श्रीलंका वाले देखते हैं तो उनको कई बार तो मार भी देते हैं, और 2 मछुआरे तो आज तक की बात करें तो इस आइलैंड पर गोली से श्रीलंका के द्वारा उड़ा भी दिए गए थे, यानी मार भी दिए गए थे। तो कई कारणों से है, अगर ये द्वीप हमारे आइलैंड ये हमारे देश के पास आ जाएगा तो भारत के अंदर जो मछुआरे लोग हैं शायद उनको बड़ा फायदा एक तरह से मिल पाएगा। तो काफी चीजें हैं, वैसे एक पूरा टॉपिक होगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको आप कवर करेंगे हम लोग। बट अभी इतना ध्यान रखना इस श्रीलंका के अंडर में है कच्चा दीवू नामक जो द्वीप है, श्रीलंका करंट में है। तो श्रीलंका की अगर बात करें ना तो वर्तमान में अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका का वर्तमान में अगर हम बात करें राष्ट्रपति कौन है, यानी कि श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति है, तो वर्तमान में एक इंसान है जिसका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे नाम का बंदा, रानिल विक्रमसिंघे नाम का जो बंदा है ये वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति है। लेकिन करंट में है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले बने थे, ठीक है। और श्रीलंका का वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें ना तो एक दिनेश
दिनेश नाम के एक बंदा है, दिनेश गुणवर्धने, दिनेश गुणवर्धने, दिनेश गुणवर्धने, ये श्रीलंका के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका। और ये वही श्रीलंका है दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री, वर्ल्ड में पहली महिला प्रधानमंत्री है ना, वो भी श्रीलंका की बनी थी। जैसे आपने जानते होंगे श्री माओ भंडार नायके, श्रीमती श्री माओ भंडार नायके, ठीक है, श्रीमती श्री माओ भंडार नायके, या आप लोग भंडार नायके से याद कर ले सकते हो। तो भंडार नायके जो महिला थी, ये श्रीलंका में पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी और ये पूरे वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चर्चित भी रही थी। और आजकल स्टैटिक जीके में आप लोग समझते भी होंगे। तो ये सारी चीजें, श्रीलंका जो है इसका पुराना नाम श्रीलंका नहीं है, इसका पुराना नाम श्रीलंका का हुआ करता था सिलोन, ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन हुआ करता था। वर्तमान में हम लोग इसको श्रीलंका के नाम से जानते हैं, लंका के नाम से जान रहे हैं। ये सारी की सारी एक तरह से बातें हैं, ठीक है। तो ये आइलैंड है, ये वर्तमान में श्रीलंका के पास है, अभी हिंदुस्तान के पास आएगा नहीं आएगा एक राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है। तो वो एक तरह से भविष्य बताएगा कि इंडिया इस द्वीप को अपने कब्जे में ले सकता है या नहीं ले सकता है, ठीक है। ये एक तरह से जो द्वीप है ना, ये श्रीलंका के अंदर 85 एकड़ में फैला हुआ है। ध्यान रखना, जो ये द्वीप है ना, ये 85 एकड़ में फैला हुआ द्वीप है, 85 एकड़ के अंदर वर्तमान के अंदर श्रीलंका में। और इसका जो लोकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, मैप के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोग कवर कर रहे होगे। अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई भी एक तरह से क्यूरी आपकी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, उसका सॉल्यूशन आपका एक तरह से दे दिया जाएगा, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा समझना। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हाल ही में चर्चा का विषय रहा था। तो निम्न में से ये क्या है? आपने कमेंट ये करना है कि जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है ना, मुंबई ट्रांस हार्बर जो लिंक है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। तो ये क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे लंबा सड़क पुल, सबसे ऊंचा रेल बुर्ज, सबसे लंबा समुद्री पुल, या सबसे लंबी सुरंग या टनल, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक क्या है या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक क्या है। आप लोग कमेंट करना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, क्या ये सबसे लंबा सड़क पुल है हिंदुस्तान का, या ऊंचा रेल ब्रिज है, या सबसे लंबा एक तरह से समुद्री पुल है, इसका आपने कमेंट करना है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो देखो इसका जो सही आंसर आएगा ना, ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा समुद्री पुल बनना जा रहा है। अभी कंप्लीट इसका निर्माण हुआ नहीं है, अब इसका निर्माण लास्ट 2023 तक इसका निर्माण हो जाएगा और ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा महाराष्ट्र में। और इस समुद्री पुल का नाम क्या होगा? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर इसका नाम होगा और ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। शायद इसके बारे में आप लोग मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जैसे कि जो है ना, इसकी टोटल लेंथ की बात करें ना, इस पुल की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो ये सबसे लंबा पुल है, तो 21.8 किलोमीटर, ठीक है, 21.8 किलोमीटर इसकी टोटल भाई साहब लेंथ होगी और ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा अटल बिहारी वाजपेयी ये ट्रांस हार्बर, या आप लोग मुंबई ट्रांस हार्बर के नाम से एक तरह से समझ पा रहे होंगे। जो ये है ना, ये चिरले चिरले नामक जगह है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चिरले, ठीक है, और एक सेवारी, ठीक है, एक स्थान है जिसका नाम है चिरले, ठीक है, चिरले नामक एक स्थान है और एक स्थान है सेवारी नामक, ठीक है। तो चिरले और सेवारी नामक दो जगह है, इन दो जगह को ये एक तरह से समुद्री पुल जोड़ेगा, ठीक है। यानी यहां से एक तरह से यहां तक, ये आप लोग देख रहे हो, यहां से यहां तक इसकी टोटल जो लेंथ है वो 21.8 किलोमीटर होगी और इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा ये, यानी भारत का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी पुल। अब देखो जो ऑप्शन एक्स्ट्रा आप लोग देख पा रहे हो ना, ये भी सारे ही करंट में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छे से नोट्स अपडेट कर सकते हो। अगर हम बात करें देश का सबसे लंबा सड़क पुल, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें ना, तो ढोला सादिया ब्रिज, इन प्रेजेंट टाइम में ढोला सादिया ब्रिज हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ढोला सादिया ये दो स्थानों के नाम पर है, ढोला और सादिया जगह के नाम पर है। अब इस पुल का नाम है ना, ये भारत का सबसे लंबा सड़क
पुल है, ढोला सादिया नाम का पुल। तो जो ये है ना, ये एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो आपने ज्योग्राफी में सुना होगा, लोहित नाम की नदी। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, और ये लोहित नदी पर ये पुल बनाया गया है और इसका नाम है ढोला सादिया पुल। लेकिन जो ये पुल है ना, ये देश के एक महान संगीतकार जैसे कि भूपेन हजारिका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इस पुल का ऑफिशियल जो नेम है ना, वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा इसका ऑफिशियल नाम क्या दिया गया, भूपेन हजारिका। इस पुल का जो ऑफिशियल नाम है ना, वो हो गया भूपेन हजारिका पुल। और जो भूपेन हजारिका है ना, ये देश के एक महान संगीतज्ञ रह चुके हैं। ये असम के एक संगीतज्ञ हुआ करते थे और इनका वर्तमान में डेथ हो चुका है वैसे। और सन 2019 के अंदर, सन 2019 में इन भूपेन हजारिका जी को सन 2019 में भारत रत्न भी दिया गया था। सन 2019 में भारत रत्न भी इनको दिया गया था भूपेन हजारिका को। तो भूपेन हजारिका पुल ये देश का सबसे लॉन्गेस्ट एक तरह से पुल है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट समुद्री पुल पूछे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, और वैसे लॉन्गेस्ट पुल पूछे तो हमारा सड़क पुल है तो वो लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है। 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर दिखाई भी आपको दे रहा होगा 9.15, ठीक है। यहां पर आपने दिखाई दे रहा होगा 9.15 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 9.15 किलोमीटर। तो देखो अंतर है। समुद्री पुल पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मैंने अभी आपको बताया। लेकिन सबसे लंबा सड़क पुल पूछे तो वो आपके सामने है ढोला सादिया। अब एक सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, ये भी अभी हाल ही में आपने सुना होगा करंट में, सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है ना भारत में, सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है वो चेनाब रेल ब्रिज है। चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत का वर्तमान में अभी कुछ समय पहले इसका निर्माण किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है ना, वो चेनाब रेल ब्रिज है। इसकी टोटल हाइट है ना, वो 1178 फीट, यानी कि लगभग आप देखोगे 359 मीटर, ठीक है। 359 मीटर। आप देखो 100 मीटर की रेस आप लोग मारते हो तो ये 359 मीटर, 359 मीटर है इसकी हाइट है। ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और इसका नाम है चेनाब रेल ब्रिज। ये चेनाब रेल ब्रिज है ना, चेनाब नदी पर बनाया गया है। चेनाब नदी पर यह उत्तरी रेलवे के तहत एक तरह से बनाया गया, यानी नॉर्दर्न रेलवे जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कंक्रीट और स्टील का ब्रिज है, आप लोग देख पा रहे होगे। ये इंडिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जम्मू कश्मीर के अंदर है वर्तमान में, ध्यान रखना। तो ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। एक आप लोग इधर देख पा रहे होगे सबसे लंबी एक तरह से सड़क सुरंग, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग अगर आपसे कोई पूछे तो देश की सबसे लंबी या एक तरह से सड़क सुरंग की बात करें तो वो आप लोग देख पा रहे होगे यहां पर चेनानी नासरी सुरंग, जो अभी मैं डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करके आया हूं आपके सामने। तो चेनानी नासरी जो सुरंग है ना, ये चेनानी नासरी सुरंग हिंदुस्तान की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और चेनानी नासरी सुरंग है, मैं इसके बारे में आपको बता भी चुका हूं, 9.28 यानी कि 9.28 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। चेनानी नासिर सुरंग, इसका नाम वर्तमान में क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग वर्तमान में चेनानी नासिर सुरंग का नाम है। यह देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। एक आपने इसके साथ ही एक और सुना होगा, अटल टनल का नाम भी सुना होगा, अटल टनल या अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर भी एक सुरंग है हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग में, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक अटल टनल के नाम से भी आपने सुना होगा, अटल टनल या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो सुरंग है। तो जो अटल टनल है ना, ये ध्यान रहे, ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के अंदर है। और अटल टनल है ना, ये भी कुछ समय पहले एक तरह से ओपन किया गया था। अटल टनल 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर ये हिंदुस्तान के अंदर अटल टनल की लेंथ है। अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग ये हिमाचल प्रदेश में है। अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर लिंक ये महाराष्ट्र में है। और अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर जो लिंक है, ये देश का सबसे लंबा सड़क क्या नाम समुद्री पुल है, जैसे कि आपने इधर स्क्रीन पर देखा है ये सारी चीजें। और इसके बारे में मैं आपको अपडेट कर चुका हूं। ये सभी बातें एक तरह से विकिपीडिया के माध्यम से मैंने आपको समझाया, आप लोग अच्छे से बेहतर से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं आज के सेशन का। एक क्वेश्चन है, त्रिशूल और गरुड़, यह हाल ही में चर्चा में था, तो ये क्या है? त्रिशूल और गरुड़ ये दो शब्द है, तो ये क्या है? करंट में एक तरह से अपडेट चाहिए। तो लंबी दूरी की मालगाड़ी है, यह भारत और चीन के मध्य युद्ध अभ्यास का नाम है, यह सबसे ऊंची एक तरह से शिवा की मूर्ति है या हेलीकॉप्टर के नाम है।
आप लोग कमेंट करना जल्दी फास्ट, ये क्या है त्रिशूल गरुड़ निम्न में से क्या है। ठीक है, ये अभी हाल ही में है ना करंट में था। ठीक है, शायद आपने एक तरह से न्यूज में इसको अपडेट किया हो तो, और इस टाइप से ये शाब्दिक क्वेश्चन भी कई बार पेपर में अपडेट हो जाते हैं। तो देखो जी हाँ, तो बिल्कुल देखो इसका जो सही आंसर आएगा ना, ये रिसेंटली एक तरह से जो करंट में थे, इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे लंबी दूरी की एक तरह से मालगाड़ियों के नाम है, यानी कि ये भारत में मालगाड़ी का नाम है। ठीक है, और ये सबसे दूरी तय करने वाली मालगाड़ी के नाम है ये, है ना। अभी चलाई गई थी कुछ समय पहले, तो त्रिशूल नाम की एक मालगाड़ी है और गरुड़ नाम की एक मालगाड़ी है। लेकिन गरुड़ एक अभ्यास भी होता है, ध्यान रहे, बट यहां पर गरुड़ के साथ मैंने त्रिशूल को लिंक बना के पूछा, ये दोनों मालगाड़ी के नाम है। पर्सनल गरुड़ एक अभ्यास का नाम भी है, गरुड़ शक्ति भी एक अभ्यास का नाम है, वो आपने शायद मेरी पहले क्लासों में अपडेट भी किया होगा। ठीक है, ये समझना। भारत चाइना के मध्य युद्ध अभ्यास का नाम नहीं है वैसे, ये भारत चाइना के मध्य युद्ध अभ्यास का नाम की बात करें ना, तो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड, ये भारत और चाइना के मध्य युद्ध अभ्यास का नाम होता है। ठीक है, जो भारत चाइना के मध्य युद्ध अभ्यास है उसका नाम है हैंड इन हैंड। तो जो ये है ना, ये लंबी दूरी की मालगाड़ी है, इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा ये चीज है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड एक तरह से प्रदान किया गया 2023 से, तो 2023 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया? रिसेंटली 2023 में मदर टेरेसा के नाम पर एक अवार्ड होता है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। तो आपने बताना है ये अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया? जी हां बिल्कुल, तो देखो डॉक्टर सुवी स्वामी है, दिया मिर्जा है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी है, या पंकज त्रिपाठी है। ठीक है, मदर टेरेसा के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, है ना। नोबेल पुरस्कार लेने वाली पहली भारतीय महिला, 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। 1980 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न 1977 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में दोबारा भारत रत्न को जब शुरू किया गया ना, तो दोबारा भारत रत्न जब 1980 में शुरू किया गया, तो सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया था। मेरी बात समझ पा रहे हो? वैसे भारत रत्न 1954 में पहली बार दिया गया था, ये भी एक स्पेशल टॉपिक आपसे बताया जाएगा। तो मदर टेरेसा के नाम पर, ये मदर टेरेसा जो 1950 के अंदर हमारे देश में इन्होंने एक मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना भी की थी 1950 में। तो उन्हीं एक तरह से महान हस्ती के नाम पर एक मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये अवार्ड है ना, ये रिसेंटली हमारे देश में एक डॉक्टर है ना, एक लेडी डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर सुवी स्वामी। ठीक है, तो डॉक्टर सुवी स्वामी नाम की जो महिला है, इसको हाल ही में ये 2023 में अवार्ड दिया गया। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी है ना, सन 2021 का ये अवार्ड, सन 2021 का जो ये अवार्ड है ना, 21 का अवार्ड ये अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया था, रिसेंटली सुवी स्वामी को दिया गया। तो आप लोग इसको भी समझना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गुरु नानक देव जी से संबंधित एक प्रकाश पर्व मनाया, उसमें भाग लिया। ठीक है, प्रकाश पर्व गुरु नानक से संबंधित होता है ना, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 2022 के अंदर नवंबर में जो प्रकाश पर्व मनाया गया था, ये कौन से नंबर का था आपने कमेंट करना है ना। इस टाइप की जयंती पर्व वगैरह, त्योहार, तीज त्योहार, फेस्टिवल, महोत्सव, इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल अपडेट होके आ रहे हैं, एक तरह से स्टैटिक जीके में भी और कुछ करंट के माध्यम से भी। तो 551 है या 553 है या 555 है या 557 है, तो आपने इसका कमेंट करना है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा? तो देखो इसका जो सही आंसर आएगा ना, वो आएगा भाई साहब 553वां। ठीक है, अभी जो प्रकाश पर्व मनाया गया, अभी गुरु नानक जी से संबंधित जो प्रकाश पर्व मनाया गया नई दिल्ली के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो 553वां था, है ना। गुरु नानक जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमारे देश में सिख धर्म के जो फाउंडर है गुरु नानक जी। ठीक है, 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। अगर इनके बर्थ की बात करें ना, तो 15 अप्रैल, ठीक है, इनके एक तरह से जयंती है ना, वो 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का, आपने सुना होगा। और गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था ना, ये आप इतिहास एंगल से पढ़ोगे भी तो तलवंडी नामक एक जगह है, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, जिसको हम लोग ननकाना साहिब के नाम से भी जानते हैं, ननकाना साहिब। ठीक है, तो तलवंडी के अंदर या ननकाना साहिब वर्तमान में जो स्थान है, इन प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है वैसा स्थान। ठीक है, यहां पर इनका गुरुजी का जन्म हुआ था। और इनकी अगर हम डेथ की बात करें, यानी कि इनके एक तरह से मृत्यु की बात करें, यानी कब एक तरह से इनका एक तरह से देहांत हुआ था, तो इनका जो देहांत है ना, वो 22 सितंबर के दिन, यानी 22 सितंबर सन 1539 आप लोग देख पा रहे हो यहां पर। ठीक है, तो 22
सितंबर, ठीक है, सन 1539 को इनका एक तरह से डेथ हो गया था, 22 सितंबर सन 1539 को। और आज पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है करतारपुर, और करतारपुर भी आजकल भारत पाकिस्तान के मध्य एक चर्चा का विषय रहता है। करतारपुर कॉरिडोर आपने सुना होगा, करतारपुर कॉरिडोर दो देशों के मध्य जो एक तरह से विवाद का कारण है, भारत और पाकिस्तान। तो करतारपुर एक जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान में है ना। तो आज ये दोनों स्थान पाकिस्तान में है, तो ये मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो अच्छे से, ठीक है ना। ये है इनका जो पिता का नाम है मेहता कालू। देखो ये स्टैटिक जिक्की थोड़ा मैं साथ साथ बता रहा हूं, ये आप लोग समझना। इनके फादर का नाम अगर बात करें तो मेहता, ठीक है, मेहता कालू नाम का बंदा, यानी कि ये एक तरह से इंसान है ना, ये इनके फादर का नाम था। और इनके हम माता का नाम की बात करें, यानी इनके मदर की नाम का बात करें तो माता त्रिपता, ठीक है, तो माता त्रिपता, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के भी आप लोग स्टैटिक जीके में समझ सकते हो। तो करंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको और बता रहा हूं, इनको भी समझना। इनकी माताश्री का नाम था माता त्रिपता, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक है, सिखिज्म, ठीक है। तो सिख धर्म के ये फर्स्ट गुरु थे। सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हुए थे। तो पहले गुरु सिख धर्म के गुरु नानक जी थे, और इन्हीं के एक तरह से उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। रिसेंटली नई दिल्ली के अंदर मनाया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने भाग भी लिया था। तो कौन से नंबर का मनाया गया था प्रकाश पर्व? 553, यानी कि 553वें नंबर का मनाया गया था। ये पहले सिख गुरु थे, ठीक है। इनका जो उत्तराधिकारी है ना, इनके उत्तराधिकारी जी का नाम था गुरु अंगद, जो कि सेकंड गुरु थे। गुरु अंगद इनके उत्तराधिकारी थे। ये सारी चीजें ये हिस्ट्री के अंदर भी आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस फॉर द जज, जस्टिस फॉर द जज नामक जो बुक है ना, ये कुछ समय पहले लिखी गई है। तो इसका राइटर बताना है। ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई थी, और पुस्तक के राइटर करंट वाली पुस्तक हो या मान लो कोई भी एक तरह से अलग टाइप की कोई भी स्टैटिक पॉइंट से संबंधित बुक हो, तो उनके क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाती है। तो जस्टिस फॉर द जज नामक जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने यू ललित आप लोग देख पा रहे होगे, है ना, HL दत्तू, रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़। ये सारे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सारे के सारे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, चारों ऑप्शन, ठीक है। तो आपने बताना जस्टिस फॉर द जज, ठीक है। या बुक रिसेंटली ये पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, वो आएगा भाई साहब रंजन गोगोई, ठीक है जी। रंजन गोगोई इनका बिल्कुल सही आंसर आएगा। रंजन गोगोई ने हाल ही में जस्टिस फॉर द जज नामक पुस्तक लिखी गई थी। और जो रंजन गोगोई जी है ना, ये हमारे देश के अंदर एक तरह से मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। वर्तमान में आप लोग जानते हो कि DY चंद्रचूड़ है, लेकिन जो रंजन गोगोई है ना, ये भारत में 46वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 46वें नंबर के 2018 के अंदर इन्होंने काम शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट में, और 2019 तक ये सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। ये वही रंजन गोगोई है जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट, हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है ना, यानी कि पंजाब हरियाणा का जो एक तरह से चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर ये चीफ जज, यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर चीफ जज भी ये रह चुकी है सन 2011 ईस्वी के अंदर। आप लोग बात को समझना, सन 2011 के अंदर है ना, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। 2011-12 में 2 साल तक ये यहां पर काम करके आई है रंजन गोगोई। तो इंडिया में ये हरियाणा से भी संबंधित है, आप लोग इसको समझना। वर्तमान में जो ये भाई साहब है, ये राज्यसभा के एक तरह से मनोनीत सदस्य है, और राज्यसभा में आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को एक तरह से नॉमिनेट करता है। तो वर्तमान में ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य है, यानी कि भारत के कौन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य है? तो रंजन गोगोई। ये असम के रहने वाले, ध्यान रखना, रंजन गोगोई भाई साहब असम के है, और वर्तमान में राज्यसभा के ये मनोनीत सदस्य भी है। राष्ट्रपति जी के द्वारा ये 2020 में नॉमिनेट किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। और कुछ समय पहले है ना, इन्होंने जस्टिस फॉर द जज नामक पुस्तक भी लिखी थी। यू ललित, यानी उदय उमेश ललित आप लोग जानते होंगे, ये भारत के 49वें CJI रह चुकी है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश। HL दत्तू भी मुख्य न्यायाधीश हिंदुस्तान में रह चुके हैं, ठीक है। और DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत राव चंद्रचूड़, ये वर्तमान में 50वें, नवंबर 2022 से देश के 50वें CJI है। इनके पिताश्री यानी DY चंद्रचूड़ के जो पिताश्री है YV चंद्रचूड़, हिंदुस्तान में लॉन्गेस्ट टाइम तक, सबसे ज्यादा समय तक इनके पिता यानी कि YV चंद्रचूड़ भी सर्वोच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। लगभग 7 साल तक काम किया था। तो काफी क्वेश्चन बन जाते, कितने क्वेश्चन बना लो चाहे इनसे संबंधित तो इस बुक के जो राइटर है ना, वो रंजन गोगोई भाई साहब है। सही आंसर रंजन गोगोई असम के, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना है ना, ये जो स्कीम है ये हाल ही में एक तरह से एक स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। महिलाओं का एक तरह से महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना किस स्टेट की गवर्नमेंट ने शुरू की है रिसेंटली? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र ऑप्शन है, गुजरात है, हरियाणा, राजस्थान। तो आप लोग कमेंट करना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो कमेंट करो आप लोग, और सेशन को आप लोग लाइक भी किया, और जिन्होंने भी देखो सेशन को लाइक नहीं किया आप लोग सेशन को लाइक भी करना, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करना, और हमारे चैनल हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। साइड में बेल आइकन आप लोग उसको दबा देना, जिससे कि हमारी आने वाली जितनी भी अपडेट वीडियो है वो आपको समय के अकॉर्डिंग मिलते रहे, और आप लोग उन वीडियो से फायदा उठा पाओ, एग्जाम हॉल में अच्छा स्कोर भी खड़ा कर पाओ। तो आप लोग है ना लाइक किया करो, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। अब इस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, वर्तमान में रिसेंटली ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? मातृ शक्ति उद्यमिता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है। जी हां, तो ज्यादातर आंसर दो दे रहे हैं, तो देखो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो आएगा हरियाणा। ठीक है जी, हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। हरियाणा एक सरकार के द्वारा ये उद्यमिता महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को रिसेंटली शुरू किया गया था, तो शायद आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिल्ली सरकार की भी स्कीम है, इस पर भी बात करते हैं। स्कीम वगैरह खूब पेपर में आजकल अपडेट हो रही है। तो दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम, देश के मेंटर कार्यक्रम, देश के मेंटर प्रोग्राम निम्न में से कौन सी कक्षाओं के छात्रों को शामिल इसमें किया गया? देश के मेंटर एक प्रोग्राम है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये एक तरह से प्रोग्राम चलाया गया है। तो इस देश के मेंटर प्रोग्राम में है ना, मेंटर लोग स्कूल के एक तरह से स्टूडेंट है, उनको एक तरह उनके मेंटर बनेंगे, उनको नॉलेज प्रदान करेंगे अलग अलग फील्ड में उनके सब्जेक्ट से संबंधित। तो जो ये देश के मेंटर नाम का जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम किस क्लास के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? अभी दिल्ली सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन आपके सामने है, 1 से 5 की कक्षाओं के लिए, 5 से 8 की कक्षाओं के लिए, 8 से 12 या 9 से 12। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा वो आपने कमेंट करना है, और सभी कमेंट करना है इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा। और रिसेंटली जो ये प्रोग्राम है, देश के मेंटर जो प्रोग्राम है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, आपसे क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाए कभी कि देश के मेंटर प्रोग्राम ये स्कूलों के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो अब आपने बताना है कि कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इसका जो बिल्कुल भाई सही आंसर आएगा ना वो आएगा 9 से 12। जी हाँ, 9 से 12 के कक्षाओं के जो स्टूडेंट होते हैं, 9 से 12 के स्टूडेंटों के लिए ये प्रोग्राम अभी शुरू किया गया, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। और वर्तमान में अगर हम दिल्ली की बात करें ना, यानी कि दिल्ली इन प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र शासित है हमारे देश में, तो दिल्ली का वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि दिल्ली के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में दिल्ली के जो राज्यपाल भाई साहब है तो उनका नाम है विनय सक्सेना। ठीक है जी, विनय सक्सेना। विनय सक्सेना जी वर्तमान में दिल्ली के राज्यपाल है, यानी सॉरी दिल्ली के उपराज्यपाल है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? विनय सक्सेना भाई साहब, ये दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल है। और ये दिल्ली के वर्तमान में 22वें नंबर के एक तरह से उपराज्यपाल है, 22वें नंबर के। वैसे दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट की संख्या बात करें ना, दिल्ली में जिलों की संख्या, तो वर्तमान में दिल्ली में 11 जिले, ध्यान रखना 11 जिले दिल्ली में। स्पेशल टॉपिक दिल्ली एनसीआर के बारे में कवर भी करवाएंगे। ठीक है, दिल्ली सीएम की तो आप लोग सभी जानते होंगे, सीएम के नाम। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल जी वर्तमान में दिल्ली के सीएम, ये तो सभी जानते हो आप लोग, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, लेकिन दिल्ली में अगर हम बात करें विधानसभा सीट होती है तो दिल्ली में जो रेशो है ना, तो 70 दिल्ली में वर्तमान में विधानसभा सीट है, 7 दिल्ली में लोकसभा सीट है, और दिल्ली में भाई साहब राज्यसभा सीट आती है 3। ठीक है, हमारे देश में 70 दिल्ली में विधानसभा सीट है, 7 इसके अंदर लोकसभा है, और 3 इसके अंदर राज्यसभा है। ठीक है, तो जो ये प्रोग्राम है देश के मेंटर प्रोग्राम, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया 9 से 12 के लिए, है ना। एजुकेशन से संबंधित है, तो वर्तमान में दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? अभी कुछ समय पहले एक एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली का आप करंट में देख रहे होगे, जिनको जेल में एक तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है तो एक आतिशी नाम की महिला है। ठीक है जी,
जी हां, आतिशी। वर्तमान में दिल्ली की शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो आतिशी नाम की जो महिला है ये वर्तमान में दिल्ली की इन प्रेजेंट टाइम में दिल्ली की एक तरह से शिक्षा मंत्री है केजरीवाल की सरकार के अंदर। मनीष सिसोदिया इनसे पहले हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में एक तरह से जेल में है। जो दिल्ली है वैसे देखो पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे हमारे देश के अंदर, आपने संविधान के अंदर है ना, पॉलिटी के अंदर संविधान के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। तो भारत के अंदर जो दिल्ली है ना 62वें संविधान संशोधन, ठीक है 62वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट नंबर 62 है ना 1991-92 में जो हुआ था, ठीक है ना। 61 भी आपको एक तरह संविधान संशोधन लिखा मिलेगा, 61वां संविधान संशोधन 1991 में या 62वां संविधान संशोधन 1991-92 है ना, ये एक साल में हुए थे। तो इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये ध्यान रहे, दिल्ली को विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त है ना वो किस संविधान संशोधन के तहत है, तो 61-62 संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन है पॉलिटिकल एंगल में, काफी क्वेश्चन इसके बनेंगे, बात करेंगे उसके बारे में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से और जून 2024 तक, यानी 2021 से और 2024 तक की अवधि के लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की एक पर्सनालिटी है और वर्ल्ड बैंक में एजुकेशन एडवाइजर के रूप में अभी अपॉइंट एक तरह से किया गया है। तो कौन वो भारतीय इंसान है जिसको जून 2021 से जून 2024 तक है ना विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी एक तरह से अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप लोगों ने कमेंट करना है कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा। और एक बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने रणजीत सिंह दिसाले हो गया, अंशुला कांत हो गया, अजय बंगा जी हो गए, गीता गोपीनाथ हो गया। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा ये आपने बताना है। ठीक है जी हाँ, तो इसका कमेंट करना। और देखो सारे क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना होती है, ऐसे क्वेश्चनों की ज्यादातर अपडेट रहते हैं ऐसे क्वेश्चन ये। तो रणजीत सिंह दिसाले, अंशुला कांत, अजय बंगा, गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो जो भी आंसर दे रहे हो आप लोग ज्यादातर, तो देखो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा ना, ये भाई साहब आप लोग देख रहे होगे, ये रणजीत सिंह दिसाले एक तरह से इंसान है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपसे एक तरह से थोड़ा सा बता देता हूं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि रणजीत सिंह दिसाले। अब जो रंजीत सिंह दिसाले है ना, ये देखो कौन है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। रणजीत सिंह दिसाले ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और जून 2021 से जो 2024 तक ये वर्ल्ड बैंक में एजुकेशन एडवाइजर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और सबसे मेन बड़ी बात ये है कि जो ये इंसान है ना 2020 में इन्होंने ग्लोबल टीचर का अवार्ड भी जीता था, है ना। और ग्लोबल टीचर ये अवार्ड टीचर्स को दिया जाता है ना, अध्यापकों को दिया जाता है। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड प्राप्त करने वाला भारत का पहला इंसान है ना, करंट में कुछ समय पहले यही बने थे, है ना। ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी है ना यही इंसान है। ठीक है, और ये जो है ना अभी कुछ समय पहले क्या नाम है, वर्ल्ड बैंक में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार एक तरह से बने हैं, बात समझ जाओगे। ठीक है, अब ये क्यों इसमें नियुक्त किए गए, तो ये क्या काम करेंगे वो आप लोग एक तरह से स्क्रीन पर देख सकते हो, है ना। शिक्षक जगत में सुधार करने के लिए इनसे सलाह ली जाएगी, एडवाइजरी ग्रुप में काम करेंगे एजुकेशन फील्ड में ये। तो इसका सही आंसर आएगा रंजीत दिसाले, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें यानी कि विश्व बैंक की बात करें, आपने शायद इनके बारे में सुना होगा विश्व बैंक के बारे में भी। तो जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की अगर बात करें ना, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी भाई 7 जुलाई, ठीक है 7 जुलाई सन 1944 1944 में, 7 जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। काफी जगह आपको 45 लिखा मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे 7 जुलाई 1944 में स्थापना की गई थी। और वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अगर हेडक्वार्टर की बात करें ना, तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है ना अमेरिका का वर्तमान में कैपिटल है, तो वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। 7 जुलाई 44 को बना था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें ना, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष अभी कुछ समय पहले 2023 में बना है। और सबसे बड़ी बात है हमारे भारतीय मूल का बंदा बना है, महाराष्ट्र के एक तरह से इंसान है, अमेरिका के नागरिक है वैसे वर्तमान में। तो अजय बंगा, जैसे कि आप लोग एक ऑप्शन में देख भी पा रहे होंगे, जी हां बिल्कुल अजय बंगा नाम का इंसान है, अजय बंगा। ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं हाल ही के अंदर।
ठीक है। लेकिन वर्ल्ड बैंक में अगर बात करें ना वर्तमान में, इसका चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री वर्ल्ड बैंक में कौन है, इसका मुख्य अर्थशास्त्री। देखो एक इसमें अलग अलग ये पद होते हैं, अलग अलग पोस्ट होती है। तो करंट में तो अध्यक्ष अजय बंगा जी है, 7 जुलाई 44 को बना था वर्ल्ड बैंक। ठीक है। इसका सीई यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें ना, तो इंदर मित्त नाम का, ठीक है, एक भारतीय मूल से संबंधित है इसका नाम भी, तो इंदर मित्त, ठीक है, इंदरमित गिल नाम का बंदा ये वर्तमान में इसके मुख्य अर्थशास्त्री है वर्ल्ड बैंक के। ठीक है। लेकिन वर्ल्ड बैंक में एक पद और होता है एमडी का, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और वर्ल्ड बैंक में एमडी है ना वो अंशुल्ला कांत, आपने ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा अंशुल्ला कांत। ये वर्तमान में अंशुल्ला कांत जी वर्ल्ड बैंक के एमडी है। बट वर्ल्ड बैंक में एक एमडी हाल ही में और अपॉइंट किया गया कुछ समय पहले। ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के एमडी है। तो वर्ल्ड बैंक में हिंदुस्तान के मूल के लोग काफी एक्टिव है। और अभी करंट में ये दिसाले भाई साहब भी वर्ल्ड बैंक में एजुकेशन एडवाइजर के पद पर अपॉइंट किए गए हैं 2024 तक। तो वर्ल्ड बैंक में हिंदुस्तान मूल के लोगों की भरमार है। शायद आप लोग इस चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो अंशुला कांत को भी आप समझ चुके होंगे, है ना। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है। एक गीता गोपीनाथ आप यहां पर एक नाम देख पा रहे होंगे और ये भी करंट में है। गीता गोपीनाथ की बात करें तो शायद आपने एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में सुना होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो जो आईएमएफ है ना, आईएमएफ है, तो आईएमएफ के अंदर वर्तमान में आईएमएफ के अंदर है ना, इन प्रेजेंट टाइम में आईएमएफ के अंदर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, यानी आईएमएफ के अंदर वर्तमान में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डीएमडी। तो आईएमएफ के अंदर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है ना वो गीता गोपीनाथ है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। आईएमएफ आपने सुना भी होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन के अंदर है। आईएमएफ की वर्तमान में अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो एक महिला है जिसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जियावा, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा नाम की एक महिला है। थोड़ा सा नाम अजीब सा आपने लग रहा होगा अगर दिखाई दे रहा हो तो क्रिस्टलिना जॉर्जियावा, मैं नाम बोल रहा हूं, ये वर्तमान में इस आईएमएफ के अंदर चीफ है, यानी कि आईएमएफ की एक तरह से हेड है। ठीक है। आईएमएफ में एक थोड़ा सा क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। जो आईएमएफ है ना वर्तमान में इसमें टोटल 190 देश हो चुके हैं। वर्तमान में आईएमएफ के अंदर टोटल देशों की संख्या 190 और 190वां देश जो हाल ही में बना है ना तो अंडोरा नाम के कंट्री है। छोटा सा देश है, सुना नहीं होगा शायद इसका नाम आपने, अंडोरा नाम की कंट्री है। ये आईएमएफ का 190वां देश बना है। तो इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए, शायद आप लोग इन चीजों को अपडेट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये चीजें होगी थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, आंसर भी आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है। ये एक महिला एक तरह से खिलाड़ी आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है। जून 2023 में चीन के वुक्सी, वुक्सी एक शहर का नाम है, यहां पर एक एशियाई फेसिंग चैंपियनशिप, एशियाई फेसिंग चैंपियनशिप, ये तलवारबाजी से संबंधित एक चैंपियनशिप होती है, तलवारबाजी। ठीक है। तो जो तलवारबाजी है ना, तलवार जो एक तरह से चलाना वाला आप लोग देखते होंगे, तो तलवारबाजी से संबंधित जो प्रतियोगिता होती है ना उसको फेसिंग प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं, है ना। तो एशियाई महाद्वीप का एक तरह से देशों का एक चैंपियनशिप हुई थी, एशियाई फेसिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन अभी जून 2023 में किया गया था। तो जो ये आयोजन किया गया था ना, इस आयोजन के अंदर है ना हिंदुस्तान की एक महिला है तलवारबाजी के अंदर एक तरह से एक्टिव महिला, ये है ना, इनका नाम है भवानी देवी। ठीक है। ये भवानी देवी चेन्नई से संबंधित है, ये चेन्नई की रहने वाली है। और जो ये भवानी देवी है ना आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हिंदुस्तान की पहली महिला है इस एक तरह से चैंपियनशिप को जीतने वाली। और जो ये महिला है ना, ये ध्यान रखना, आप वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो गेम है ओलंपिक, ठीक है, तो ओलंपिक जो गेम है ना, रिसेंटली जो समर ओलंपिक हुए थे 2021 में, क्योंकि 20 में होने वाले थे ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, इसके कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो जो अभी रिसेंटली टोक्यो के अंदर ओलंपिक, समर ओलंपिक आयोजन किया गया था ना, इस ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई करने वाली, तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली हिंदुस्तान की पहली महिला वो भी भवानी देवी बनी थी। चेन्नई की रहने वाली है, तलवारबाजी में निपुण है और रिसेंटली इन्होंने ये एशियाई फेसिंग चैंपियनशिप के अंदर ये मेडल प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल। ये जीतने वाली भी पहली महिला बनी है और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भी पहली महिला यही है। ठीक है। तो शायद आप लोग समझ जाओगे, आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये इसलिए क्वेश्चन आपके सामने डाला है कि जो ये क्वेश्चन है ना, इस
जो भी करंट में होते देश किसी न किसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कल्चर, धार्मिक, फॉरेन पॉलिसी के कारण, तो उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्वेश्चन आ जाते पेपर में बनके। और ये क्वेश्चन डालने का मकसद ये है कि आप इस आधार बना सकते हो इस कैटेगरी को। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति, उम्मीद करूंगा शायद सभी कमेंट एक तरह से सही करेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने एलडी सिल्वा, आरिफ अलवी, मिसाइल मिशुस्टिन, व्लादिमीर पुतिन, सारी बिल्कुल एक तरह से करंट में नाम है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इसका देखो बिल्कुल जो सही आंसर आएगा ना, रशिया, ठीक है। रशिया, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होगे रशिया का झंडा है ना। तो ये वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और लगभग परमानेंट राष्ट्रपति यही रहेगा जब तक ये नहीं मरेगा। एक आपने ये खबर भी शायद न्यूज में सुना होगा, व्लादिमीर पुतिन। एलडी सिल्वा है ना, ये भी करंट में है। एलडी सिल्वा वर्तमान में जो ब्राजील कंट्री ना, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो ब्राजील के वर्तमान में नए जो प्रेसिडेंट है, ब्राजील के वर्तमान में जो राष्ट्रपति भाई साहब है ना, वो एलडी सिल्वा बने हैं रिसेंटली। पहले भी एक बार बन चुकी है, ये है आरिफ अलवी जो है ना, ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। और मिसाइल मिशुस्टिन ये वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री है, यानी कि रूस के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो रशिया आप लोग देख पा रहे, रशिया जिसकी आप लोग करेंसी रूबल जानते होगे, मॉस्को कैपिटल, मॉस्कवा नदी के किनारे, और इसी मॉस्कवा नदी के नाम पर है ना हमारे देश की ब्रह्मोस मिसाइल का नाम इसी नदी के नाम पर भी है, जो डीआरडीओ और रूस के सहयोग से बनाई गई थी, ब्रह्मोस। तो बिल्कुल सही आंसर आएगा रशिया, व्लादिमीर पुतिन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से संबंधित हेमिस महोत्सव, एक हेमिस नाम का फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल के क्वेश्चन, महोत्सव, तीज त्योहार के क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग एग्जाम में। तो हेमिस नाम का जो महोत्सव है ना, ये पहली तो बात है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो ये हेमिस नाम का एक तरह से फेस्टिवल होता है, ये भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है भोपाल, लद्दाख, केरला या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा, ये आपने कमेंट करना है। हेमिस महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये बौद्ध धर्म का एक तरह से महोत्सव है। और आप थोड़ा सा यहां पर स्किल पावर भी यूज करके देख सकते हो इनमें से बौद्ध धर्म ज्यादातर कहां पर है, अगर आप भूभाग के माध्यम से समझ पाओगे तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? जी हाँ, तो देखो इसका जो सही आंसर आएगा ना, वो आएगा भाई साहब लद्दाख, है ना। इनमें से ज्यादातर बुद्धिज्म जो लोग हैं वो लद्दाख में पाए जाते हैं। तो ये बौद्ध धर्म का जो त्योहार है ना, ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। हेमिस नाम का महोत्सव है, ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, लद्दाख के अंदर, है ना। और लद्दाख के अंदर काफी एक तरह से महोत्सव, एक हेमिस महोत्सव करंट में है वैसे तो ये। एक भोपाल है, भोपाल, ठीक है। अगर भोपाल की बात करें ना, तो यहां पर भी हाल ही में एक धर्म सम्मेलन, यानी हिंदू धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित दोनों धर्मों का संयुक्त रूप से एक सम्मेलन 2023 के अंदर, अभी कुछ समय पहले 2023 में धर्म सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? 2023 में धर्म सम्मेलन का आयोजन है ना मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में किया गया है। राजा भोज की नगरी भोपाल, और भोपाल मेट्रो का नाम भी रिसेंटली सरकार ने चेंज किया है, भोज मेट्रो रखा गया है भोज नाम के राजा नाम पर, ठीक है। इसी भोपाल के अंदर है ना एक फेस्टिवल और मनाया जाता है भोपाल के अंदर, अभी रिसेंटली विज्ञान साहित्य महोत्सव, ठीक है। 2023 के अंदर विज्ञान साहित्य महोत्सव, है ना। ये ऐसे महोत्सव फेस्टिवल वगैरह बन रहे हैं पेपर में। तो विज्ञान साहित्य महोत्सव जो है ना, विज्ञान साहित्य का आयोजन या विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन 2023 में ये भी भोपाल के अंदर ही किया गया है ना, रिसेंटली एक तरह से। केरला की बात करें तो केरल में काफी, बाकी एक पारंपरिक त्योहार केरल में आप लोग जानते हो कि कई साल से चला रहा है, ओणम नाम का, ठीक है। हर साल मनता है ओणम नाम का। तो ओणम जो फेस्टिवल है वो केरला के अंदर होता है। लेकिन एक पोंगल नाम आपने सुना होगा, पोंगल, ठीक है। तो पोंगल नाम का जो त्योहार है ना, वो इसके साइड में तमिलनाडु जो स्टेट है, ये भी एक पारंपरिक त्योहार काफी साल से चल रहा है, ये तमिलनाडु के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है। एक अरुणाचल प्रदेश है ना, सीमावर्ती स्टेट है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी काफी त्योहार, काफी महोत्सव मनते हैं हर साल। तो एक तोरग्या नाम का महोत्सव होता है भाई, तोरग्या, ठीक है। तोरग्या, ये थोड़े से अजीब नाम लगेंगे इसका। तो तोरग्या नाम का जो फेस्टिवल है ना, तोरग्या फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में मनाया गया। एक होता है बिहू, आपने सुना होगा, एक फोक डांस है और असम का है। लेकिन बिहू से संबंधित है ना एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है बिहू कू है, अजीब नाम है, या बिहू महोत्सव। बिहू महोत्सव है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और बिहू फोक डांस है ना, ये असम का एक तरह से फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है। तो ध्यान रहे, बिहू महोत्सव है वो अरुणाचल में, और बिहू फोक डांस है वो इन प्रेजेंट टाइम में आप लोग हमेशा पढ़ते हो असम के अंदर बिहू डांस है, फोक डांस। असम का क्लासिकल डांस शास्त्रीय है, वैसे 8 क्लासिकल डांस है वैसे भारत के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जनवरी 2023 में द्विवार्षिक, है ना,
मंत्री सेवा उभयचर, यानी कि भारत की तीनों एक तरह से जो सर्विस है, इंडियन आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया एंड नेवी हो गया, तो इन तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास होता है और उस अभ्यास का नाम है एम्फेक्स नाम। ठीक है, तो एम्फेक्स नाम का जो अभ्यास है ना, यह किसी देश के साथ नहीं किया जाता है, यह हमारे इंडिया की तीनों फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। तो रिसेंटली एम्फेक्स नाम का जो अभ्यास है, यह भारत में कहां पर इसका एक तरह से आयोजन किया गया है, एम्फेक्स नाम का अभ्यास कहां पर किया गया? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है एंड आंध्र प्रदेश है। एम्फेक्स भारत की तीनों सेनाओं का अभ्यास है, तो कहां पर आयोजित किया गया है? रिसेंटली कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो देखो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा ना, एम्फेक्स नाम का अभ्यास है, यह आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तीनों सेनाओं का अभ्यास, आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह काकीनाडा। ठीक है, तो काकीनाडा नामक एक जगह है, तो यहां पर यह अभ्यास किया गया, काकीनाडा नामक स्थान पर। यह रिसेंटली तीनों सेनाओं का अभ्यास है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सन 2023 में एक समझौते के अनुसार भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, यानी कि यूपीआई, आप लोग सभी जानते होंगे, एक तरह से पेमेंट इधर उधर करते होंगे यूपीआई के माध्यम से। तो जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, इनमें किस देश ने एक तरह से स्वीकार किया है? यानी दुनिया के कई ऐसे देश है जो हमारी एक तरह से ट्रांजैक्शन सिस्टम यूपीआई है उसको या उसका प्रयोग कर रहे हैं, काफी देश है। लेकिन हमने पूछा इसमें कि 2023 में इस यूपीआई को स्वीकार करने वाला वर्ल्ड का कौन सा देश बना है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा अपडेट करना। ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई या श्रीलंका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? यानी यूपीआई को स्वीकार करने वाला। वैसे तो भारत में यूपीआई, भारत से ज्यादातर आप लोग पेमेंट करते होंगे यूपीआई से, लेकिन दुनिया के ऐसे काफी देश है जो हमारे इस यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं और काफी देशों ने भारत की यूपीआई को स्वीकार कर रखा है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 2023 में किस देश ने इस यूपीआई को स्वीकार किया गया? नेपाल, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात। तो देखो ये सारे देश ज्यादातर स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन रिसेंटली है ना, इस यूपीआई को ट्रांजैक्शन सिस्टम को स्वीकार करने वाला वो श्रीलंका बना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रीलंका। अब देखो यूपीआई ये भारत में कब से है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। यूपीआई है ना, एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में नाम है यूपीआई है ना। यूपीआई का फुल फॉर्म कई बार पेपर में फुल फॉर्म वगैरह आप लोग देख लेते होंगे, आ जाती है, यानी कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है ना। ये हमारे देश में 11 अप्रैल 2016 से लागू है। यानी कि भारत में जो यूपीआई है ना, ये यूपीआई कब से लागू है? भारत में 2016 से। और आज तक हमारे देश तो लगभग यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, लेकिन दुनिया के ऐसे काफी देश है जो इस पेमेंट सिस्टम को स्वीकार कर चुका है। और रिसेंटली सिस्टम को स्वीकार करने वाला हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो आजकल अपनी राजनीतिक व्यवस्था के कारण करंट में भी है। ठीक है, ये किसके द्वारा एक तरह से, ये किसके अंडर में काम करता है यूपीआई? तो आपने सुना होगा एक एनपीसीआई है ना, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ये यूपीआई तो एक तरह से ट्रांजैक्शन सिस्टम का नाम हो गया, लेकिन ये किसके तहत काम करता है यूपीआई? तो एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के बारे में इसका फुल फॉर्म, स्थापना वगैरह, इसका डाटा याद करना। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, एनपीसीआई के अंडर में यूपीआई एक तरह से ट्रांजैक्शन ये सिस्टम काम करता है। और एनपीसीआई की स्थापना 2018 में की गई थी, बाद में की जा रही है। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है एनपीसीआई। अब देखो एक आपने ट्रांजैक्शन सिस्टम सुना होगा भीम। ये जो भीम है ना, ये भीम ऐप आपने सुना होगा, ये काफी बार पेपर में इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है ज्यादातर। जो भीम ऐप है ना, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, इसका आप लोग ज्यादातर फुल फॉर्म पर ही फोकस करना। थोड़ा सा मैंने एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में संकेत करके। तो भीम है ना, ज्यादातर इसकी पेपर में फुल फॉर्म आती है स्टैटिक जीके के ग्रुप में। तो भारत इंटरफेस ऑफ मनी है ना, भीम जो ऐप है, ये हमारे देश में इस भीम ऐप की जो रिलीजिंग डेट है ना, जो एक तरह से ये कब से भारत में काम कर रहा है भीम ऐप, तो 30 दिसंबर 2016 में ये भीम ऐप हमारे देश के अंदर काम करना शुरू कर चुका था। यानी इस समय से इसको लॉन्च किया गया था भीम ऐप को। ये सारी की सारी एक तरह से बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है, आज का जो एडिशन है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग अपना एक तरह से कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। बाकी नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, एक बेहतर वीडियो एक तरह से लेकर आपके सामने आएंगे। तो पढ़ते रहना ऐसे, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमारे हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। ठीक है, जितने भी एक तरह से आने वाली वीडियो आप लोग नोटिफिकेशन दबा देना साइड में, सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे और आप लोग ऐसे पढ़ते रहोगे। तो थैंक यू वेरी मच।